Hello everyone and welcome to Panesia. Today we are going to discuss about deep ocean mission and blue economy. Very important part of any kind of current affairs, general studies or topics related to environment, economy, ecology of our country. तो हम इसमें तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज. सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि डीप ओशन मिशन से रिलेटेड क्या लेटेस्ट न्यूज़ है. फिर हम पढ़ेंगे कि ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, जिसके अंडर ये डीप ओशन मिशन एक कंपोनेंट की तरह काम करेगा. एंड आखिर में मैं आपको डीप ओशन मिशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताऊंगा कि किन एरियाज के अंदर इस पर काम किया जाएगा. साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओशंस के अंदर जो बड़े बड़े ओशंस, सीज, यानी कि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज कवर्ड इन ओशंस एंड सीज, उसके अंदर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किन कानूनों के आधार पे, किन लॉज के बेसिस पे होता है. तो हम यूएन क्लॉज को, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस बिगिन. For online video course or live interactive classes, join panesiatutor.com. We provide coaching for different competitive exams such as UGC NET JRF, SSC exams, bank exams, and various other state and central level government job exams. We also provide coaching for various UG and PG based admission entrance tests. We provide complete quality video lectures, PDF notes, MCQs, and online mock test series. We also provide Zoom interactive online classes. For more information, visit panesiatutor.com, or you can also see our demo lectures or demo videos on our YouTube channel. सबसे पहले न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि डीप ओशन मिशन को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अप्रूवल मिल गई है. ये डीप ओशन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का प्रोजेक्ट है और इस मिशन के अंदर 5 सालों में अंदर 4077 यानी कि 4077 करोड़ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लगाए जाएंगे. पहले 3 साल में 2823 करोड़ दिए जाएंगे एंड बाकी के बाद में रिलीज किए जाएंगे. बेसिकली डीप ओशन मिशन इज अ सब कंपोनेंट ऑफ इंडियाज क्वेस्ट फॉर बिकमिंग अ लीडर इन ब्लू इकोनॉमी. अब ये ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, उसे जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में यूएन एसडीजीज यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए, विच आर 17 इन नंबर. और इन 17 गोल्स को मोस्टली 2030 तक अचीव करना हर एक यूनाइटेड नेशंस के मेंबर ने अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. उन गोल्स में से एसडीजी नंबर 14, इट सेज दैट कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यानी कि ओशन से रिलेटेड जितने भी बायोलॉजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करना, उनको कंजर्व करना और उनको सस्टेनेबली डेवलप करना, ये टारगेट रखा गया है अंडर यूएन एसडीजी 14. और इसी एसडीजी 14 के रिलेटेड जब वर्ल्ड वाइड डिस्कशंस चले तो ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट सामने आया. ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट 2010 में गंटर पाउली नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने अपनी बुक में दिया, जिसका नाम था ब्लू इकोनॉमी. और इस बुक के अंदर उन्होंने ये बताया कि ब्लू इकोनॉमी का जनरल मीनिंग क्या निकाला जा सकता है, दैट इट इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव्ड लाइवलीहुड्स एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ. तो 3 कंपोनेंट, 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्लू इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है. पहले तो कि आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जितने भी आपको ओशन से मिल रहे हैं. फिर आप लाइवलीहुड प्रोवाइड करें, यानी कि सोसाइटी को भी उसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिले, लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले. एंड आखिर में आप इकोलॉजिकली उस एनवायरनमेंट की, मरीन एनवायरनमेंट की हेल्थ का भी ध्यान रखें. तो ये तीनों कंपोनेंट एक साथ चलने पड़ेंगे. अगर एक भी कंपोनेंट कम रहता है तो ब्लू इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स फॉलो नहीं होंगे. इंडिया ने भी इस ब्लू इकोनॉमी के कंसेप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया और 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ब्लू इकोनॉमी की एक पॉलिसी रिलीज की. उस पॉलिसी के अंदर ब्लू इकोनॉमी को अलग तरीके से डिफाइन किया गया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द सिस्टम ऑफ कंजर्विंग ओशन रिसोर्सेज एज वेल एज मैन-मेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेरीन, मैरीटाइम एंड ऑन शोर कोस्टल जोन्स. यानी कि जो डीप ओशन है उसके अंदर भी और जो कोस्टल एरियाज है उसके अंदर भी, दैट एड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
एंड हैव क्लियर लिंकेजेस विद इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इंडिया ने कुछ और एलिमेंट्स भी इसके अंदर ऐड किए, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने थोड़ा सा एक्सपेंडेड ब्लू इकोनॉमी की डेफिनेशन दी। 2019 मार्च के अंदर गवर्नमेंट ने एक न्यू इंडिया विजन 2030 का डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए 10 पिलर्स बताए गए। उनमें से एक पिलर था ब्लू इकोनॉमी। 2018 के अंदर जब ये डिस्कशन चल रहा था, उसके 3 साल बाद फरवरी 2021 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने रिलीज किया अपना ड्राफ्ट पेपर ब्लू इकोनॉमी के ऊपर। इस ड्राफ्ट पेपर के अंदर उन्होंने 7 कंपोनेंट्स के बारे में बताया कि इन 7 कंपोनेंट्स पे हमें काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को इससे इंप्रूव कर दें। देखिए, इंडिया के पास 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। तकरीबन वहां से इंडिया का मैक्सिमम ट्रेड जो होता है वो सी रूट से होता है। इनफैक्ट मोर देन 90% ऑफ द ट्रेड वॉल्यूम इज फ्रॉम द सी रूट। एंड India has had several challenges like economic challenges, environmental challenges, cyclones, tsunamis, etc. and defense challenges। तो ये सब कोस्टलाइन और मरीन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। कई स्टडीज ये भी कहती हैं कि ब्लू इकोनॉमी से आगे आने वाले सालों में हम अपने जीडीपी का 4% कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ओशन और रिलेटेड इकोनॉमी को डेवलप करना एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हो गया इकोनॉमी का। एक और वजह है ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, 95% ऑफ द डीप ओशन दैट हैज रिमेन्ड अनएक्सप्लोर्ड। वहाँ पे किस तरीके के रिसोर्सेज हैं, कैसे हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अनएक्सप्लोर्ड है। इंडिया की 30% पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में रहती है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने 2021 से 2030 तक यूएन डेकेड ऑफ ओशन साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्लेयर किया था। तो ये सब जो थीम है वो डिस्कशंस में चल रही, जिसके बाद ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी निकाली गई 2021 के फरवरी महीने में, और इसके अंदर 7 एरियाज पे काम करने की बात की गई। ये 7 एरियाज आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। बेसिकली सबसे पहला काम है कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बनाया जाए, यानी कि जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो इकोनॉमिकली ओशन में से, उसको एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर लिख दो कि हाँ जी, ये लिविंग रिसोर्सेज हैं, ये फिश हैं, ये मिनरल्स हैं, ये मेटल्स हैं, ये सब आप यूज कर सकते हो। सेकेंड इज मरीन स्पेशल प्लानिंग एंड टूरिज्म। टूरिज्म के जरिए आप और इकोनॉमी डेवलप कर सकते हो कोस्टल एरियाज में। फिर आ जाता है फिशरीज, एक्वाकल्चर, फिश प्रोसेसिंग, दैट इज वन कंपोनेंट। मैन्युफैक्चरिंग और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेड, सर्विसेज, ये सब कोस्टल एरियाज में डेवलप करना या मरीन एरियाज में डेवलप करना, ओशन एरियाज में डेवलप करना। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसफर, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट। आप चाहते हैं कि आपका शिपिंग इंडस्ट्री, आपकी कोस्टल शिपिंग इंडस्ट्री इंप्रूव हो। डीप सी माइनिंग एंड ऑफशोर एनर्जी, तो ये माइनिंग का कंपोनेंट आ गया कि आप चाहते हो कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज अवेलेबल हो कि आप अपने उन एरियाज में माइनिंग कर सके जहां पे आपको अलाउड है। ये अलाउड कैसे होता है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एंड आखिर में सिक्योरिटी डायमेंशन, यानी कि स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, डिफेंस से रिलेटेड, कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपने ये भी देखना है कि आपके जो एडवर्सरी कंट्रीज हैं, मोस्टली चाइना इस टाइम पे, क्या वो आपके जो ओशन एरियाज आसपास हैं इंडियन ओशन के अंदर, क्या उसके अंदर आपके लिए थ्रेट हैं और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो ये 7 कंपोनेंट ब्लू इकोनॉमी को कवर करते हैं, और इसमें मैंने बताया इंडिया ने सिक्योरिटी कंपोनेंट ऐड किया। अब हमें यह देखना है कि हम कौन से रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और कौन से नहीं। इस बात के लिए यूएन क्लॉज की तरफ थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी 1982 के अंदर साइन किया गया एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसको लगभग 165 से ज्यादा कंट्रीज ने साइन किया है। इस एग्रीमेंट के अंडर कंट्री की कोस्टलाइन या कंट्री के जो कोस्टल एरियाज हैं और जो ओशन एरियाज उसकी बाउंड्री के आसपास लगते हैं, उसको कुछ जोन्स में डिवाइड किया जाता है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जोन्स जो है, उसके लिए सबसे पहले एक बेस लाइन बनाई जाती है कि आप यहां से मेजरमेंट करेंगे व्हेन यू आर मेजरिंग द जोन्स। तो जो आपका लैंड मास है और ओशन है, उसका जो मीटिंग पॉइंट है उसको मान लीजिए कि वो बेस लाइन हो गई। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, नॉटिकल माइल एक मेजरमेंट का यूनिट है, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर्स होते हैं। तो जनरली वाटर बॉडीज या सीज, ओशंस में नॉटिकल माइल्स में मेजरमेंट की जाती है। एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर हो सकते हैं, तो आप उसका हिसाब लगा लीजिए कि कितना किलोमीटर होगा। 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर के एरिया को बोलते हैं टेरिटोरियल सी,
इस टेरिटोरियल सी में कंट्री की पूरी सॉवरेंटी होती है, यानी कि जैसे लैंड पे लॉज लगते हैं 12 नॉटिकल माइल तक, सारे के सारे लॉज, सारे कानून जो उस कंट्री में लगते हैं वो 12 नॉटिकल माइल तक रखते हैं, वो उस कंट्री की टेरिटरी है। और जब उस कंट्री की टेरिटरी में अगर कोई फॉरेनर एंटर करता है इलीगली तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद यानी कि बेस लाइन से लेके 24 नॉटिकल माइल तक, 12 + 12, इस एरिया को कहते हैं कंटीजियस जोन। और कंटीजियस जोन के अंदर ये लॉज जो हैं स्ट्रिक्टली नहीं इंप्लीमेंट होते जैसे 12 नॉटिकल माइल तक होते हैं। फिर बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जितने भी एरिया आता है ओशन का, उस ओशन के अंदर के नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट करने की फ्रीडम उस कंट्री को मिलती है। यानी कि अगर हमारी कंट्री का कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उस जोन के अंदर हम लोग ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब जनरली क्या होता है? माइनिंग, फिशिंग और इन सब चीजों के ऊपर ऑफशोर पावर प्लांट, ऑफशोर सोलर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ऑफशोर विंड पावर प्लांट, अगर ऐसा हमने करना है तो हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कर सकते हैं। इन एरियाज के अंदर मरीन पोल्यूशन को रोकने की जिम्मेदारी भी स्टेट्स की होती है, जिन स्टेट्स की कोस्ट लाइन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये ऑब्लिगेशन होता है उनके ऊपर कि वो पोल्यूशन के ऊपर भी रोक लगाए। ब्लू इकोनॉमी के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर कोई एरिया है तो उस एरिया के अंदर एक्सप्लोरेशन करने का, मिनरल्स को माइनिंग करने का, उस एरिया के रिसोर्सेज को यूज करने का किसका अधिकार रहेगा? इसके लिए यूएन क्लॉस ने एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, और दूसरी अथॉरिटी बनाई इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यूएन क्लॉस के अंदर एक बॉडी है जिसके हेडक्वार्टर्स किंगस्टन जमैका के अंदर है। इस अथॉरिटी का यह काम रहता है कि सी बेड से रिलेटेड, सी बेड मतलब द बॉटम ऑफ द ओशन, यहां पे जितने भी रिसोर्सेज होंगे, इन रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी जिम्मेदारी सीबेड अथॉरिटी को दी गई। और इन एरियाज को जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर आते हैं, इन एरियाज को कहते हैं हाई सीज। और हाई सीज के अंदर ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कई कंट्रीज को माइनिंग के राइट्स भी देती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2002 में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडिया को सेंट्रल इंडियन ओशन बेसन के अंदर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को माइन करने के लिए परमिशन दी थी। ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, इसको मैं अभी डीप ओशन मिशन जब कवर करवाऊंगा तो अभी एक्सप्लेन करूंगा विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो अब इंडिया को जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई 15 साल के लिए, और 2017 में इसे और एक्सटेंड कर दिया 5 साल तक, तो इसका मतलब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी हाई सीज के अंदर ये पावर दे सकती है कि आप उस एरिया के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें। अगर दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसके लिए भी एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी। ये भी यूएन क्लॉज के अंदर बनाई गई है। तो अगर एक कंट्री कहती है कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मेरा है और दूसरी कंट्री कहती है नहीं मेरा है, कई बार क्लैश भी हो जाता है, ओवरलैप भी हो जाता है, उसके लिए ट्राइब्यूनल भी बनाया गया है। और इस ट्राइब्यूनल के बाहर भी अदरवाइज ऑल्सो सम अदर ट्राइब्यूनल्स आर देयर, वहां पे भी आप अपना डिस्प्यूट लेके जा सकते हैं। सो दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ यूएन क्लॉज। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का एलोकेशन दिया था सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में फॉर माइनिंग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो अब हम ये देखेंगे कि डीप ओशन मिशन, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जिसको अप्रूव किया गया है, उस डीप ओशन मिशन में क्या क्या काम करने के लिए एलोकेशन की जाएगी। डीप ओशन मिशन के 6 कंपोनेंट हैं और 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे, बिकॉज these are the pillars on which this mission is implemented। सबसे पहला है डीप सी माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और एक मैन्ड सबमर्सिबल या सबमरीन बनाना। डीप सी यानी कि ओशन के बेड से, ओशन की जो बॉटम सरफेस होती है, वहां से माइनिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है वो आज की डेट में सिर्फ 5 कंट्रीज के पास अवेलेबल है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। इनके अलावा किसी कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इंडिया 6th कंट्री बनना चाहती है जो इस टेक्नोलॉजी को बना सके। देखिए, जैसे आज से 30-35 साल पहले इसरो ने स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की थी, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ओशन एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि ओशन एक्सप्लोरेशन की बात अगर करें
तो ओशन के अंदर काफी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसा मैंने आपको बताया 95% रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं, 6 पिलर्स पढ़ते हैं कि ये कौन से 6 पिलर्स के ऊपर डीप ओशन मिशन बेस्ड है। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी, किसके लिए? डीप सी माइनिंग के लिए और मैन्ड सबमर्सिबल के लिए। मैन्ड सबमर्सिबल मतलब ह्यूमंस भी उस सबमर्सिबल व्हीकल में जाएंगे और ओशन बेड के तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए मैन्ड सबमर्सिबल बनाया जाएगा जो 6 किलोमीटर डेप्थ तक जा सकता है, ओशन के 6 किलोमीटर डेप्थ तक जाएगा, जिसमें साइंटिफिक सेंसर्स और टूल्स भी लगे होंगे। साथ ही साथ एक माइनिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा जिससे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की माइनिंग होगी। अब आते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पे। ये होता क्या है? बेसिकली पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर पोटैटो शेप्ड लार्जली पोरस रॉक्स टाइप स्ट्रक्चर, मतलब कुछ पत्थर की तरह दिखने वाले, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सी बेड के ऊपर स्प्रेड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी रीजन बनने का कहां से होता है? जो अर्थ के नीचे से मैग्मा निकलता है, उस मैग्मा को जब सॉलिडिफाई किया जाता है, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद कई छोटे छोटे नोड्यूल्स के फॉर्म में ये बनते हैं। और पॉलीमेटालिक का मतलब इन नोड्यूल्स के अंदर कई मेटल्स पाए जाते हैं, बट मोस्टली मैंगनीज एक ऐसा मेटल है जो इसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो एक पॉलीमेटालिक नोड्यूल के अंदर मैंगनीज ज्यादा रहता है, 92.6 मीट्रिक टन मैंगनीज है, फिर निकल, कॉपर, कोबाल्ट। ये जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये जो मेटल्स हैं, इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। और इन रेयर अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, बैटरी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इनकी डिमांड रहती है और कई सारी केमिकल प्रोसेसेस में इनका यूज रहता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इसमें चाइना की मोनोपोली है, यानी कि 95% जो आज की डेट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं वो चाइना से आते हैं, लेकिन वो लैंड से माइनिंग करके आते हैं, जमीन से आते हैं। अगर हम ओशन के बेस पे जाएं और वहां से माइनिंग शुरू कर दें तो हमारे लिए एक नया सोर्स बन जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि 380 मिलियन टन्स जो है वो सोर्स अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल इंडियन ओशन में, जिसके लिए हमने सीबेड अथॉरिटी से माइनिंग की परमिशन ली हुई है। लेकिन हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज की कमी है और वो डेवलप की जाएंगी डीप ओशन मिशन के अंदर। सेकेंड कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। तो इसका मतलब आप क्लाइमेट चेंज को मेजर करने के लिए, आगे के लिए प्रिडिक्शन करने के लिए कि सी लेवल में कितना राइज होगा, ओशन टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, ओशन एसिडिफिकेशन कितनी होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो रहा है ओशन के अंदर, ये सब चीजें मेजर करने के लिए आप एक साइंटिफिक सिस्टम बनाएंगे। तो ये दूसरा कंपोनेंट हो गया डीप ओशन मिशन का। थर्ड कंपोनेंट इज एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि मैंने बताया कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप जो रिसोर्सेज हैं ओशन बेड पे उनको इस्तेमाल करें, बस आपको कंजर्व भी करना है और सस्टेनेबली डेवलप करना है ताकि आगे आने वाली जनरेशंस भी इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। यही तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ डीप सी फ्लोरा एंड फौना, यानी कि आप ये भी रिसर्चेस कंडक्ट करोगे कि डीप सी में, सी बेड के पास 6000 मीटर से नीचे किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है आपके आसपास के ओशंस में, स्पेशली इंडियन ओशन में, और फिर उन बायो रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसकी एक एग्जांपल है क्रिल्स, जो अंटार्कटिका के अंदर पाए जाते हैं। क्रिल्स एक श्रिम्प के फैमिली को बिलोंग करने वाले क्रस्टेशियंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी तादाद जो है, जिनकी क्वांटिटी है वो अंटार्कटिक ओशन के आसपास के एरियाज में बहुत ज़्यादा है। क्रिल्स की माइनिंग की जाती है, यानी कि ऑल्दो दे आर लिविंग बीइंग्स, बट उनको फिशरीज के तौर पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स के लिए देखा जाता है। और ये जो क्रिल्स होते हैं ना, ये बायोडाइवर्सिटी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि जो फूड चेन होती है मरीन एरियाज में, ठीक है, फूड चेन आप समझते होंगे कि जो भी एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय लार्जर, देन लार्जर, ऐसे करते करते फूड चेन चलती है। इस मरीन फूड चेन का ये क्रिल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं और इनके बारे में स्टडी करना, इनको रिसर्च करना और इनकी बायोडाइवर्सिटी को और अच्छे से जानना एक एग्जाम्पल है कि आप कैसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को स्टडी कर सकते हो। फिर डीप ओशन सर्वेज एंड एक्सप्लोरेशन, इसका चौथा कंपोनेंट, दैट सेज अबाउट पोटेंशियल साइट्स ऑफ हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स। तो एक तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि विच आर वन काइंड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। इसके अलावा और भी मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, स्पेशली जो रिजेस पाई जाती हैं ओशंस के बीच में। तो बेसिकली अगर आपने ज्योग्राफी में
प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि जो अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट है, इट इज मेड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स और वो नीचे एक लिक्विड या सेमी सॉलिड मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जो मोल्टन मैग्मा होता है वो सरफेस से ऊपर आ जाता है, बाहर आ जाता है, और जब वो सरफेस से बाहर आ जाता है तो जो क्रस्ट है वो उस एरिया से ब्रेक कर जाती है, जैसा आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं। ये जब क्रस्ट ब्रेक करती है तो यहाँ से कई एलिमेंट्स, मेटल्स निकलते हैं जो डीप अर्थ के सरफेस के नीचे रहते हैं। उनमें से सल्फाइड्स भी एक ऐसे मेटल्स हैं। तो सल्फर, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, उसे भी यहाँ से माइन किया जा सकता है। एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन, ओशन से आप एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं और ड्रिंकिंग वाटर और कंजम्पशन के लिए पानी भी बना सकते हैं। इसके लिए आप ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी क्या होता है? बेसिकली आपको पता है कि जब सन रेज ओशन के ऊपर आती हैं तो वो हीट होता है ओशन, लेकिन ओशन की अपर लेयर यानी कि टॉप मोस्ट लेयर और जो बॉटम लेयर होती है यानी कि 1000 मीटर से नीचे जो लेयर होती है वो सेम टेम्परेचर तक गर्म नहीं होती। ऊपर वाली लेयर ज़्यादा गर्म होती है, जो नीचे वाली लेयर होती है वो ठंडी रहती है, और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट बना रहता है। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरली सारा साल भर कांस्टेंट रहता है, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल वाटर्स। अब क्या होगा? अब इस ओशन थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वाटर को डिसैलिनेट करने के लिए, और साथ ही साथ आगे इस पानी को एक्वाकल्चर या फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखते हैं। तो ऐसा होता है कि जो वार्म वाटर है वो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर के अंदर जाता है, और वहां से जब वार्म वाटर किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड को वेपराइज कर देता है, उन वेपर से टरबाइन रन होती है और इलेक्ट्रिसिटी चलती है। साथ ही साथ उसी पानी को, जो पानी आपने वार्म वाटर इंक्लूड किया उसके अंदर, उसी पानी में से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर दी जाए तो वो डीसैलिनेट भी किया जा सकता है, यानी कि जो उसके सॉल्ट्स हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। फिर डीसैलिनेटेड पानी आगे इरिगेशन पर्पस और ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए भेजा जा सकता है। और जो ठंडा पानी है ना, वो ठंडा पानी किस लिए यूज होता है? एज अ कूलेंट। कूलेंट मतलब जो आपने वेपर्स बनाए हैं उसी पानी को, उसी वेपर्स को, उसी लिक्विड के वेपर्स को वो कूल कर देता है, पानी बना देता है, और दोबारा वो फिर उसी साइकिल में से गुजरता है। तो इसका मतलब कोल्ड वाटर आप एक तो कूलेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हो, दूसरा आप कोल्ड वाटर को आगे डाइवर्ट कर सकते हो फॉर एक्वाकल्चर, फिशरी एक्टिविटीज। जो आप डीप ओशन में जाके मछलियां पकड़ते हो, उन मछलियों से बेहतर है कि आप अपने इनलैंड एरियाज में पॉन्ड बनाओ, तालाब बनाओ, वहां पे फिश कल्चर करो, पिसी कल्चर करें, और वहां से आप इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड एक डीसैलिनेशन प्लांट लक्षद्वीप के अंदर प्रोजेक्ट शुरुआत कर चुका है, और ये प्रोजेक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया था। तो डीप ओशन मिशन के अंदर ये कंपोनेंट भी आ जाता है। आखिरी कंपोनेंट जो डीप ओशन मिशन का है वो है मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। जैसा हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पे रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वैसे ही एंटार्क्टिका और आर्कटिक ओशन के ऊपर, आर्कटिक सर्कल के अंदर आप देखते हैं कि रिसर्च स्टेशन बनाए जाते हैं। वैसे ही डीप ओशन को स्टडी करने के लिए इंडिया भी चाहता है कि वो एक एडवांस्ड मरीन स्टेशन बनाए ओशन बायोलॉजी को यूज करने के लिए। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको इंडस्ट्री में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी स्टडी करने के लिए। और इसका मतलब ये होगा कि आप आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि ओशन से जितने भी रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं सस्टेनेबली, उसको डैमेज किए बिना, उसके अंदर आप इंक्रीज लेके आए, ताकि जो आप चाहते हैं कि इकोनॉमी 2030 तक काफ़ी ग्रो कर जाए। इनफैक्ट टारगेट्स रखे गए हैं 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के, तो ऐसे टारगेट्स में ओशन का भी बहुत बड़ा रोल हो। So I hope it is very clear to you what is Deep Ocean Mission, what is a blue economy, and what has been India's approach towards a blue economy. I really hope you like this video. Please subscribe our YouTube channel. If you have any queries, please contact us on the email ID given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.